Hello and good morning everyone. I welcome you all at Uverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 10th April 2024 and we are going to discuss some important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो इन फ्रंट पेज ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो. नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल, द फर्स्ट आर्टिकल इज द क्लाइमेट क्राइसिस इज नॉट जेंडर न्यूट्रल. यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूट्रलिटी की. कि जो ये क्राइसिस हो रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है. इट मीन्स कि क्लाइमेट के कारण जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, जो एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, दे आर नॉट जेंडर न्यूट्रल. मतलब कि अगर वो किसी एक पर्सन को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है तो दूसरे को यहाँ पर कम कर रहा है, ऐसा नहीं है. ठीक है, मतलब कि ऐसा है यहाँ पर. अब ये हम जेंडर न्यूट्रलिटी की जो हम बात करें तो जेंडर न्यूट्रलिटी में आपके दो मेनली आ जाते हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस से सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल है वो कौन सा सेक्शन है आपका? यहाँ पर विमेन एंड किड्स. ये जो आपके बच्चे हैं और विमेन है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, आपके वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं. अभी क्यों आते हैं इसका हम रीजन इस आर्टिकल से निकालेंगे. सो हियर यू विल सी द क्लाइमेट क्राइसिस इज ऑलरेडी हियर एंड डज नॉट इम्पैक्ट एवरीवन इक्वली. ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है, इसका जो इम्पैक्ट है सबके साथ एक जैसा नहीं है. विमेन्स एंड गर्ल्स experience disproportionately high health risk, especially in situation of poverty and due to existing roles, responsibilities and cultural norms. अब ये women और girls की बात की जा रही है कि जो climate crisis है, इसका जो बड़ा impact है, ज्यादा जो impact हो रहा है वो किस पर हो रहा है? आपका women and girls पर. इसका मेन रीजन क्या है? सबसे बड़ा आपका एक हेल्थ रिस्क आ जाता है ना. जो सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल हो रहे हैं क्लाइमेट क्राइसिस के कारण वह विमेन और गर्ल्स हो रही हैं. दूसरी यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी पॉवर्टी की सिचुएशन आ जाती है. ओके, थर्ड हम बात करते हैं जो विमेन का यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग रोल है हमारी सोसाइटी में, जो हमारी कल्चरल नॉर्म्स है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डोमेस्टिक हाउस होल्ड जो आपके चोर्स होते हैं तो उसमें जो काम करना है विमेन को करना है. और फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, क्लाइमेट क्राइसिस हुआ, इसकी वजह से एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस होगा. हम इसके बारे में पढ़ा है. एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस होगा मतलब कि आपकी खेती, जो क्रॉप का प्रोडक्शन जितना होना चाहिए था उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ. इससे क्या होगा? आपकी फूड इनसिक्योरिटी होगी. फूड इनसिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल घर में खाना कम आया. घर में जब खाना कम आता है तो आप सभी को पता है कि जो विमेन होती हैं वो अपने आप को पहले साइड में रख देती हैं, और जो बच्चे होते हैं और घर का जो बड़ा होता है, घर का जो आदमी होता है, उससे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि पहले उसका पेट भर जाए, उसके बाद यहाँ पर जो भी बचेगा उसके लिए यहाँ पर क्या है, विमेन को मिलेगा. तो ये कुछ हमारे कल्चरल नॉर्म्स इस तरीके से हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरीके की हैं, जिसकी वजह से ये जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट क्राइसिस का, ये विमेन के ऊपर ज्यादा पड़ेगा. अब हम थोड़ा डेटा देखते हैं. अब हम डेटा की बात करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, women and children are 14 times more likely than men to die in a disaster. ये आपको याद रखना है, आप इसे कोट कर सकते हैं. अगर कोई डिजास्टर होता है, डिजास्टर आता है, तो इसमें यहाँ पर मैन, जो एक आदमी के खत्म होने की, आदमी के डाई होने की जो एक मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इससे ज्यादा वल्नरेबल कौन है? आपकी विमेन है. 14 टाइम्स ज्यादा वल्नरेबल है. इवन अभी हमने कल ही आर्टिकल पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज जस्ट रूल्ड दैट पीपल हैव अ राइट टू फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द राइट टू अ क्लीन इन्वायरमेंट इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट विद इन द एम्बिट ऑफ द राइट टू लाइफ. कल हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा है कि जो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट है, इससे फ्री होना क्या है? हमारा राइट है. इट इज अ फंडामेंटल राइट कि हमारे पास क्या हो, हमारे साथ जो हमारा इन्वायरमेंट वो कैसा हो, क्लीन हो. और ये किसके एम्बिट में आता है? राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंडर आता है. आई होप आपको ये क्लियर होगा इतना पूरा. ठीक है, अब हम बात कर रहे थे किसकी? अब देखिए, हमारे जो इंडिया में हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ दी हमारी जो पॉपुलेशन है उनका जो लाइवलीहुड का सोर्स है, विमेन की भी बात करें चाहे मैन की बात करें, अभी हम विमेन की बात करें तो उसके बारे में देखते हैं. तो लाइवलीहुड का जो इंपॉर्टेंट सोर्स है विमेन का इन इंडिया इज एग्रीकल्चर. ओके, और आप सभी को पता है कि इन रूरल इंडिया ये जो क्रॉप की यील्डिंग की जाती है, ये किससे ड्रिवन है? आपकी
मेनली यहाँ पे नेचर पे ज्यादा डिपेंड है ना, कि अगर बारिश अच्छी हुई तो खेती अच्छी होगी, बारिश अच्छी नहीं हुई, अब अगर मिसमैच हो जाता है, ठंड में बारिश हो रही हो, बारिश में ठंड हो रही हो, तो उसके वजह से जो प्रोडक्शन है आपकी क्रॉप का वो यहाँ पर मिसमैच होता है. सो climate driven crop yield reduction increase food insecurity, adversely impacting poor households and that already suffer higher nutrition deficiencies. अभी जैसे हमने बात की कि क्लाइमेट ड्रिवन हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, इससे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब जितना यहाँ पे क्रॉप की यील्डिंग होनी चाहिए उतनी यील्डिंग नहीं हो रही. इससे क्या हुआ, आपकी फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज हुई. फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज हुई तो घर में खाना कम आ रहा है, जितना यहाँ पर आता था उतना नहीं आ रहा है. सो इससे क्या हो रहा है, हायर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हमें देखने को मिल रहे हैं. विद स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग हाउसहोल्ड्स की बात करते हैं, while men face social stigma due to unpaid loans leading to migration, emotional distress and sometimes even suicide. अब हम मैन की बात करते हैं तो मैन भी क्या करते हैं, यहाँ पर उनके साथ भी एक सोशल स्टिग्मा है कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने किसी से लोन लिया, उस लोन को यहाँ पर वो नहीं चुका पाए, है ना, तो वो क्या करते हैं, या तो माइग्रेट कर जाते हैं. ओके, एक इमोशनल डिस्ट्रेस होता है. इवन कई बार आपने देखा होगा कितने सारे फार्मर्स यहाँ पर सुसाइड भी कर लेते हैं. लेकिन वुमेन की बात करते हैं, वुमेन में यहाँ पर देखिए विमेन का इसका यहाँ पर डबल रोल प्ले करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने लोन लिया हुआ है और उसको वो पेड नहीं कर पा रहा है, तो विमेन का क्या होगा, यहाँ पर पूरा जो उसका गुस्सा होगा एक तरीके से घर पे आके, जो मतलब आपका जो पार्टनर होता है पूरा उसी के ऊपर यहाँ पर गुस्सा वो निकाल देते हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगे. सो हियर यू विल सी विमेन एक्सपीरियंस हायर डोमेस्टिक वर्क बर्डन, वर्स हेल्थ एंड ग्रेटर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस. तो यहाँ पर क्या होता है, वायलेंस और ज्यादा होता है. In fact, when compared to district without dot in the past 10 years, National Family Health Survey 4 and 5 data showed that women living in drought-prone districts are more underweight, experienced more intimate partner violence. यहाँ पर आपका जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है 4 और 5, उसमें बहुत अच्छे से डेटा यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आपके ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं तो वहां पर जो वुमेन रह रही हैं वो सबसे ज्यादा क्या है, आपकी अंडरवेट है, और वो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो उनका जो पार्टनर होता है उसके साथ यहाँ पर उनको मतलब वॉयलेंस को यहाँ पर सफर करना पड़ता है. एंड हैड अ हायर प्रेवलेंस ऑफ गर्ल मैरिज, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आप चाइल्ड मैरिज की हम जो बात करते हैं वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. फॉर वुमेन द इंक्रीजिंग फूड and nutritional insecurity, work burden and income uncertainties lead to only to poor physical health but also impact their mental health and emotional well-being. तो यहाँ पर ये क्लाइमेट चेंज के कारण देखिए क्या हो रहा है, आपका फूड इनसिक्योरिटी. अब एक अगर हम बात करते हैं फूड इनसिक्योरिटी, सारी चीजें हो रही हैं, इसकी वजह से यहाँ पर फूड और न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी उन्हें हो रही, वर्क का जो बर्डन है वो भी इंक्रीज हो रहा है, इनकम अनसर्टेनिटीज हमें पता ही नहीं, यहाँ पर उनकी जो फिजिकल हेल्थ है इट इज ऑल्सो वेरी पुअर. तो इसके साथ साथ क्या होता है, उनका जो मेंटल और इमोशनल वेलबींग भी इम्पैक्ट होता है. सो हियर हम कहाँ देख रहे हैं कि एक्सट्रीम इवेंट्स एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस रिपोर्ट आई है, अ रिपोर्ट फ्रॉम काउंसिल ऑन एनर्जी, Environment and Water in 2021 found that 75% of Indian districts are vulnerable to hydromet disaster. अब यहाँ पर ये रिपोर्ट में ये कहा गया है एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर कि इंडिया के जो 75% डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, वो हाइड्रोमेट जो डिजास्टर है, फॉर एग्जांपल फ्लड, डॉट एंड साइक्लोन, इससे यहाँ पर वल्नरेबल हैं. और इसका जो ज्यादा इंपैक्ट होता है किस पर हो रहा है, आपके जो वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं. अगर वुमेन यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो उनके साथ वॉयलेंस, हमने इसके बारे में बात ही कर ली. अगर वुमेन यहाँ पे माइग्रेट करके भी जाती हैं, फॉर एग्जांपल वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट करके गई, क्या पता जो काम जो उन्होंने एक कनेक्शन, एक हम कह सकते हैं चीजें यहाँ पर बनाई थी, वो माइग्रेट होकर किसी दूसरे प्लेस पर जब जा रही हैं तो उस तरीके की उनको सिक्योरिटी मिल पाएगी, उनको वहां पर जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी. तो ये सबसे बड़ा रीजन है. तो वॉयलेंस हुआ, माइग्रेशन, उसके साथ साथ सिक्योरिटी का जो इशू है, ये भी सारी चीजें हैं. तो और उसके साथ साथ अब सिक्योरिटी नहीं है, सारी चीजें नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जॉब नहीं मिली, आपके पास पैसे नहीं तो खाने के लिए नहीं है, तो आपकी जो हेल्थ है ये यहाँ पर रिड्यूस होगी. ओके, सो और ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, हम जैसे कि बात कर रहे हैं, हम हीट वेव्स की बात करते हैं. हीट वेव से भी क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है आपकी किसी भी पर्सन की, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो यहाँ पर कम होती है. फॉर एग्जाम्पल अभी लेकिन फीमेल को ज्यादा इंपैक्ट करती है. फॉर एग्जांपल कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो प्रेग्नेंट वुमेन की यहाँ पर हम बात करते हैं, वो अगर हीट वेव्स उसमें ज्यादा रहती, कंस्ट्रक्शन साइट्स में आप लोगों ने देखा होगा वुमेन्स यहाँ पर होती हैं. सो वुमेन, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसका जो इम्पैक्ट होगा उसके आने वाले बेबी पर भी होगा.
ओके। यहाँ पर जो हम प्री नाइटल केयर की बात करते हैं और पोस्ट प्रेगनेंसी की हम बात करते हैं, प्री टर्म जो बर्थ होता है और एक्लेम्प्सिया यंग चाइल्ड में हमें ये देखने को मिलता है। सो इंडिया लाइकली टू फेस अनप्रेसिडेंट हीट वेव। इंडिया यहाँ पर जो आपका हीट वेव से वो ज्यादा यहाँ पर वो कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा, और ये जो हमारे जो रिस्क है, अब ये पॉल्यूशन सेकंड फैक्टर यहाँ पर आपका क्या जाता है, पॉल्यूशन, ठीक है। अभी तो क्लाइमेट चेंज है, उसके कारण आपका जो पॉल्यूशन हो रहा है, इसके कारण भी यहाँ पे जो चीजें हैं बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा पूरा आर्टिकल। और हीट वेव एंड वाटर शॉर्टेज, अब देखिए हीट वेव तो हमने देख लिया, वाटर शॉर्टेज हुआ तो भी यहाँ पे वुमेन को प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल अब उन्हें क्या करना होगा, पानी लेने के लिए दूर दूर जगह तक जाना होगा, एक फार डिस्टेंस में, है ना। अब वहां पर क्लाइमेट चेंज के कारण ही वाटर शॉर्टेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके हो रहा है, वाटर डिस्ट्रेस यहाँ पर हो रहा है। अब वाटर लेने वुमेन ही जाती है, स्पेशली आपने देखा होगा कहीं पर भी कि मोस्ट ऑफ द टाइम विमेन ही जाती हैं वाटर को लेने, पानी लेने के लिए। तो वहां पर लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें, और वो इतना यहाँ पर ट्रेवल करके जाती हैं, तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। सो इसमें ये कहा जा रहा है कि हम कुछ एक्शंस यहाँ पर ले सकते हैं। अब हमने प्रॉब्लम्स की तो बात कर ली, अब इसके सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट, वी शुड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हीट ऑन प्रायोरिटी ग्रुप, आउटडोर वर्कर्स, प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड एंड elderly. So data from many Indian cities shows that there are excess death during the heat wave day, though they may not be recognized as such. Loss of productivity will impact small and large businesses and economy. तो इसमें पहले ये कहा जा रहा है कि हमें ये जो हमारी प्रोलॉन्ग्ड हीट है इसको प्रायोरिटी में रखना होगा, और जो आउटडोर वर्कर्स हैं, प्रेग्नेंट विमेन, इन्फेंट, यंग चाइल्ड और जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो उन पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा कि किस तरीके से हम उनको ये जो हीट वेव है ना, इससे बचाकर रख सकें। ओके, साथ साथ क्या हो रहा है, जो हीट वेव है इसके कारण जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो क्या करेगा, हमारी जो बिजनेस है उसको, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या फिर बड़ा बिजनेस हो, कोई भी उसको इम्पैक्ट करेगा, और अगर वो इम्पैक्ट होता है तो हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट होगा। सो अर्बन लोकल बॉडीज, municipal corporation and district authorities in all vulnerable district need to have a plan and provide training and resources to key implementation. तो यहाँ पर एक प्लान होना चाहिए so that हम क्या कर सकें, resources प्रोवाइड कर सकें, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें, कुछ प्लान लेकर आ सकें so that इनका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो सके। ओके, तो हीट वेव वार्निंग जैसे कि हमने इशू कर दी है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, जो टाइमिंग फॉर आउटडोर एक्टिविटीज है, स्कूल्स है, यहाँ पर हम कूलिंग रूम्स लेकर आ सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर जो फैसिलिटी है आपकी, इमीडिएट ट्रीटमेंट दोस्त जिनको यहाँ पे हीट स्ट्रोक हुआ है उनको मिनिमाइज कर सकते हैं उनकी डेथ को। सो हमें यहाँ पर जो हमारी अर्बन प्लानिंग होगी पहले उसे इम्प्रूव करना होगा। हमें यहाँ पे जो कंक्रीटाइजेशन हम कर रहे हैं उसे यहाँ पर क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। वी ऑल्सो हैव टू ग्रीन ब्लू स्पेसेस इंक्रीज करना होगा। लाइक ग्रीन ब्लू स्पेसेस मीन्स ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रीज लगाने हैं, प्लांटेशन करना है। ब्लू स्पेसेस मतलब आप कह सकते हैं कि जो वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि हम कहीं पर छोटा सा पॉन्ड बना देते हैं, ये सारी चीजें, तो हमें इस पर ज्यादा फोकस करना होगा। हमारे जो घर की डिजाइन है, इट शुड बी अ हीट, मतलब कि वो हीट को स्टैंड कर सके, विद स्टैंड कर सके, तो हमें इस तरीके की हमारी हाउसिंग डिजाइनिंग करनी होगी। ओके, सो लाइक द महिला हाउसिंग ट्रस्ट इन उदयपुर शोड दैट पेंटिंग द रूफ ऑफ लो इनकम हाउसेस विद रिफ्लेक्टिव वाइट पेंट। अब हम क्या कर सकते हैं हाउसिंग डिजाइन में, जो आपने अल्बेडो इफेक्ट के बारे में तो यहाँ पर सुना होगा, अल्बेडो, ठीक है। अल्बेडो इफेक्ट क्या होता है कि हमारी जो घर की रूफ होती है उसे हम व्हाइट पेंट कराते हैं। उससे क्या होता है, जो व्हाइट कलर होता है वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है। ओके, हीट को कम एब्जॉर्ब करता है, तो उससे क्या होता है, जो हमारे अंदर घर की बात कर रहे हैं वहां पर कूलनेस रहती है। अब देखिए, अब ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं इसका मेन रीजन क्या है, आपका जो कार्बन है ना, ब्लैक कार्बन की बात करें, ये सारी चीजें ये इंक्रीज हो रहा है, इसका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो कार्बन, ब्लैक कार्बन का कलर कैसा होता है, वो ग्रे कलर का होता है और थोड़ा डार्क कलर होता है। तो जो ग्रे कलर, डार्क कलर होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और ग्लेशियर्स में इसलिए वो मेल्ट हो रहे हैं क्योंकि वहां पर हमें ब्लैक कार्बन का नंबर ज्यादा दिखाई दे रहा है, एंड वो क्या कर रहा है, हीट को ट्रैप कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं। क्योंकि तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम अल्बेडो इफेक्ट का यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
जो वाटर शॉर्टेज है प्रॉबेबली इट इज़ अ बिगेस्ट थ्रेट है हमारी कंट्री के लिए और आने वाले टाइम के लिए। तो इसके लिए हमें जो हमारा ट्रेडिशनली इंडिया हैड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिस्टम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमारे पास इतना अच्छा एडवांस सिस्टम है। ट्रेडिशनली हम बात करते हैं किसकी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। हमारा जो ये वाटर है इसको हम जो हमारा सिस्टम है कैनाल्स में, पॉन्ड्स में स्टोर करके रखना, तो इस पर हम फोकस कर सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ देखिए प्रॉब्लम है तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन भी है, बट उस सॉल्यूशन का प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन होना इज अ बिग थिंग। ओके, सो वर्किंग एट द विलेज लेवल भी हम बात करते हैं। यहाँ पे जो सेक्टर एंड सर्विसेज हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करना होगा। एक्शंस कैन हैपन मोस्ट इफेक्टिवली एट द विलेज और पंचायत लेवल। यहाँ पर जो एक्शंस है वो विलेज और पंचायत लेवल पर सबसे ज़्यादा हमें इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके साथ साथ जो हमारे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, तो इसमें यहाँ पर जो वुमेन के ऊपर इम्पैक्ट है उसको हाईलाइट करना होगा, उसे प्रायोरिटाइज करना होगा, और उसके बाद हमें यहाँ पर एक्शंस लेने होंगे। सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर पूरा क्लियर होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्रॉस मिसमैनेजमेंट। सो इंडिया इज फॉलिंग बिहाइंड एन एफर्ट टू कंट्रोल ट्यूबरकुलोसिस। अब देखिए ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक्चुअली 2018 में हमारा ये टारगेट था कि हम 2018 में हमने टारगेट लिया था कि टीबी, हम इंडिया को टीबी फ्री बनाएंगे। ओके, सो द फार्मेसी ऑफ ग्लोबल साउथ इज वंस अगेन स्ट्रगलिंग टू ट्रीट पेशेंट्स विद ड्रग सेंसिटिव ट्रीटमेंट। लेकिन हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ में इंडिया भी आ जाता है, कि हम जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जो केसेस हैं वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और टीबी ड्रग की यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी शॉर्टेज हो रही है। सो इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग अ टीबी ड्रग शॉर्टेज विद इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी। सो जस्ट 7 months अगो, यहाँ पे 7 महीने पहले की बात है कि देयर वाज अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्रिटिकल एमडीआर टीबी ड्रग। जो आपका एमडीआर टीबी ड्रग है, अभी 7 महीने पहले की बात है कि इस ड्रग की सप्लाई में डिस्ट्रप्शन हो गया था, जिसकी वजह से हमें ये ड्रग्स नहीं मिल पा रहे थे। ओके, सो विच बिगेन विद अ ड्रग सेंसिटिव मेडिसिन इन 2022 एंड स्नोबॉल टू इंक्लूड एमडीआर टीबी ड्रग। ओके, सितंबर 2020 में बात करते हैं, इंडिया ने यहाँ पर स्टॉक आउट फेस किया था इसी एमडीआर टीबी ड्रग डेलामेनाइड का। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ठीक है, हम टीबी की बात करते हैं, टीबी को हमारा टारगेट है कि हम 2025 तक टीबी को एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो जाता है कि डायग्नोसिस, क्या हम प्रॉपर डायग्नोसिस यहाँ पर चीज़ों का हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या हमें पता चल रहा है कि कितने लोग यहाँ पर टीबी से डायग्नोस्टिक है या नहीं है? पहले तो इसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। उसके बाद जो आता है आपका स्टार्ट होता है ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने 6 months का यहाँ पर पूरा कोर्स लगाया, तो ये जो 6 months का कोर्स है, पेशेंट उस कोर्स को कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है? इंडिया में एक्चुअली क्या होता है कि जब ऐसा थोड़ा टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट का, तो पेशेंट कुछ दिनों तक टैबलेट लेते हैं, कोर्स को कंप्लीट करते हैं, मतलब कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड, यहाँ पर न्यूट्रिशन, क्या पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन यहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अब देखिए, इस चीज़ को आपका एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आपका जो निक्षय योजना है ना, निक्षय योजना के बारे में पता होगा कि जितने भी टीबी पेशेंट्स हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके अकाउंट में 500 रुपीज़ पर मंथ देगी, जिससे कि वो क्या कर सके, उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं उसे फुलफिल कर सके। क्योंकि टीबी में आपने देखा होगा ज़्यादातर जो केसेस हैं टीबी के, वो कहाँ पर है, आपके ग्लोबल साउथ रीजन में ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू, मतलब कि उनका जो न्यूट्रिशन डिमांड है वही फुलफिल नहीं हो पाता है। तो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर न्यूट्रिशन वैल्यू को यहाँ पर, मतलब कि निक्षय योजना को यहाँ पर वो किया है, सो दैट हम क्या कर सकें, ये जो टीबी है इससे यहाँ पर फाइट कर सकें। सो रिमेनिंग द नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम एज द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम इन लाइन विद Mr. Modi's goal without addressing the fundamentals such as drug availability leads to incompetence, okay, and lack of seriousness in the war against TB। अब देखिए, हमने बात तो कर ली कि नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम ले आए, यहाँ पे नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम लेकर आए, सारी चीज़ें हमने कर ली कि हम ड्रग को अवेलेबल कराएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है उसे यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा। बट ये सारी चीज़ें बात करने से नहीं होता है, हमें यहाँ पर प्रॉपरली क्या करना होगा, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा और इसे सीरियस लेना
लेना होगा। जितना ज्यादा हम यहाँ पर डिले करेंगे, यहाँ पर मेडिसिन में डिले होगा, सारी चीजें होंगी, तो हम उतना ज्यादा मतलब कि इसमें और ज्यादा ट्रैप होते जाएंगे। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन सोलार टीवी सेल्स। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे ऑर्डर दिए हैं कि हमारा जो सोलार टीवी सेल्स हैं, सॉरी पीवी सेल्स, उनको क्या करना है, उस पर उनका जो इम्पोर्ट है उसको बैन कर दिया, रेस्ट्रिक्शंस लगाए, बैन नहीं किया, एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगाए। कहाँ से? अगर हम बात करते हैं, इंडिया सबसे ज्यादा जो इम्पोर्ट है वो कहाँ से करता है? चाइना से और वियतनाम से। ये जो आपके सेल्स हैं, इनका ज्यादातर जो डिमांड मतलब कि हम इम्पोर्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं? चाइना और वियतनाम में। चाइना और वियतनाम में एक्चुअली होता क्या है, इन सेल्स का बहुत ही लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन होता है, और जब कोई चीजों का, किसी भी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है? आपका कम हो जाता है। अब इंडिया में फॉर एग्जांपल हमने डोमेस्टिकली क्या किया, इंडिया में इंडिजिनियसली हमने पीवी सेल्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया। ओके, इसका प्राइस कितना है? हमने रख दिया यहाँ पर 2500 रुपीज। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन इतना ज्यादा भी नहीं है। चाइना की बात करते हैं, चाइना में उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर क्या किया? प्रोडक्शन कर दिया। और वही पीवी सेल्स कितने में उन्होंने यहाँ पे सेल किया? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 1000 में किया, हमने उनसे इंपोर्ट कर लिया। अब देखिए इससे क्या होगा, अब जो हमने इंपोर्ट, हमें जो सस्ते में चीजें मिल रही हैं हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, तो इससे क्या होता है, जो हमारा डोमेस्टिक इंडिजिनसली हमने जो मैन्युफैक्चर किया है पीवी सेल्स, ये उस पर इम्पैक्ट करता है। हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है ये उन पर इम्पैक्ट करता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, अभी देखिए फरवरी लास्ट ईयर का डेटा है कि इंडिया इम्पोर्टेड अबाउट $11.17 बिलियन वर्थ ऑफ सोलार सेल्स एंड मॉड्यूल्स इन द लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर्स में हमने चाइना और वियतनाम से $11.17 बिलियन के जो सोलार सेल्स है, मॉड्यूल्स है, इसको यहाँ पे परचेस किया है। सो दिस इज वर्थ 0.4% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन द सेम टाइम। इसी के चलते अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाया है कि हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज, उन्होंने मार्च 29 को ऑर्डर दिए टू री इम्प्लीमेंट इट्स 2021 नोटिफिकेशन ऑफ एन अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलार वोल्टिक पीवी मॉड्यूल्स। ओके, तो इसको हम ALMM लिस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करेंगे, आपके जो एलिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं उनको असिस्ट किया जाएगा, सारी चीजें की जाएंगी और इंडिजिनियसली इन सेल्स को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा। इससे क्या होगा आपका कि जो हमारी पॉलिसीज वगैरह है रिफ्लेक्ट करेगी। हम अगर इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी क्या होगा आपका कम होगा। सो ये सारी चीजें यहाँ पर बात की गई। सो अभी देखिए स्कोप क्या है, स्कोप फॉर सोलार इन इंडिया। सो द गवर्नमेंट्स एम्बिशियस टारगेट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030 इज अ मेन ड्राइवर टू स्केल सोलार पावर इन इंडिया। तो हमारा जो टारगेट है कि 2030 तक हमें क्या करना है, 500 गीगावाट की जो कैपेसिटी का टारगेट है कि हमें नॉन फॉसिल फ्यूल से यहाँ पर हमारा जो टारगेट है इसको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, पावर को जनरेट करना है। सो इस डिमांड से मीट करने के लिए हमें यहाँ पर जो हमारा कंजप्शन है प्रोडक्ट का, हमें जो एक्सट्रीम वेदर इम्पैक्ट है इससे यहाँ पर फाइट करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको जनरेट कर पाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज सेंटर ऑर्डर्स रिकॉल ऑफ 5000 CAPF ट्रूप्स फ्रॉम मणिपुर। अभी सेंटर ने यहाँ पे ऑर्डर दिए हैं कि मणिपुर में जो CAPF ट्रूप्स हैं 500 उनको रिकॉल किया है। अब CAPF क्या है इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये किसके अंदर आता है, आपका यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अभी देखिए हमने CAPF आपकी वेरियस उसके बारे में देखते हैं। तो CAPF क्या है, एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जैसे कि आपकी स्टेट पुलिस होती है, सारी चीजें होती हैं। इसी के चलते हमारी एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसे हम CAPF कहते हैं, जो हमारे कलेक्टिव नेम ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया। ये किसके अंडर आता है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया। बाकी जैसे कि आर्मी वगैरह, आपके जो डिफेंस में आर्मी होती है, नेवी होती है, ये किसके अंडर आता है, आपकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है उसके अंदर आता है। लेकिन ये जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, CAPF की बात कर रहे हैं, ये किसके अंडर आता है, आपका यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर यहाँ पर आता है। सो दीज आर टेक्निकली पैरामिलिट्री फोर्सेस फॉर्मली नोन एज द सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस। ये इनको पहले हम ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं आपकी, लेकिन 2011 में क्या होता है, इन्होंने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ये नाम यहाँ पर चेंज कर लिया। द वर्ल्ड यहाँ पर जो वर्ड आपका पैरामिलिट्री था उसको चेंज करके हमने क्या किया, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। दीज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड गार्डनिंग द बॉर्डर। तो इनका काम क्या है कि जैसे कोई मणिपुर में क्या हुआ था, है ना, यहाँ पे इंटरनल प्रॉब्लम थी,
ओके, डिस्ट्रेस था, तो जिसकी वजह से वो इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और हमारे बॉर्डर्स में भी यहाँ पर गाइड करते हैं। सो दीज फोर्सेस आर इंडीड हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल, डीजी के द्वारा इनको हेड किया जाता है, हु इज यूजली एन इंडियन पुलिस सर्विस, यहाँ पर वो आईपीएस ऑफिसर होते हैं। सो एक्सेप्ट फ्रॉम असम राइफल विच इज हेडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल रैंक्ड ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन आर्मी। सिर्फ जो आपका असम राइफल है, क्योंकि इसमें जो सीएपीएफ है ना, इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं आपके जो बॉर्डर गार्डनिंग फोर्सेस होते हैं, उसमें कौन कौन आते हैं, जो बॉर्डर के यहाँ पे बॉर्डर से हमारी रक्षा करते हैं, असम राइफल, बॉर्डर बीएसएफ, आपने बीएसएफ के बारे में सुना होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यहाँ पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, शस्त्र सीमा बल, उसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, फोर्सेस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। तो हम अभी ये सीआरपीएफ की बात कर रहे थे, सीआरपीएफ नहीं, ये आपका सीएपीएफ है, सीएपीएफ के अंडर ये यहाँ पर कैटेगरीज हैं। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा क्लियर होगा। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कुछ भी चीजें हैं जो आप यहाँ पर पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।